नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। खुद को लोकतंत्र की मूरत और पर्याय कहने वाले बहुत सारे ऐसे मुल्क रहे जिन्होंने महिलाओं को दशकों तक मताधिकार से वंचित रखा। हालांकि ब्रितानी हुकूमत से जैसे हमें आजादी मिली, वैसे ही महिलाओं के लिए वोटिंग का अधिकार हमने दिया, मगर यह सब इतना आसान नहीं था। अमेरिका को देश की महिलाओं को समान वोटिंग अधिकार देने में 144 साल लग गए। ब्रिटेन को महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने में लगभग एक सदी का समय लगा। स्विट्जरलैंड के कुछ इलाकों में महिलाओं को वोट दे सकने का जो अधिकार था वो 1974 पे जाकर मिला, लेकिन भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार उसी दिन मिल गया था जिस दिन इस देश का जन्म हुआ। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसकी पृष्ठभूमि भी आपको पता होनी चाहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के तरफ से चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा गया। इसमें मांग की गई कि बुर्का पहनकर अगर कोई महिला वोट डालने आई है तो उसकी जांच ना की जाए, यानी कि बुर्का हटाकर उनका चेहरा ना देखा जाए। उन्होंने इसके पीछे अपना तर्क ये रखा है कि इससे बहुत सारी महिलाएं वोट देने से वंचित हो जाती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी गोपनीयता भंग हो। अब हम आज आपको यह बताने जा रहे हैं कि क्या बुर्का या पल्लू, जिसको घूंघट भी कहते हैं, करके कोई महिला वोट डाल सकती है या नहीं। क्या यह संवैधानिक है? इसको लेकर संविधान में क्या कुछ कहा गया है। लेकिन इसके साथ ही आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि हमारे देश में वोटिंग का अधिकार मिलने के बाद भी बड़ी तादाद में महिलाएं वोट क्यों नहीं डाल पाई, वोट नहीं डालती थी। इसका महिलाओं ने अपना नाम तक मतदाता सूची में कभी दर्ज ही नहीं कराया। भारत में मतदान करने के लिए कुछ सामान्य नियम है और कुछ दिशा निर्देश है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से किया जाए। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए विभिन्न तरह के नियम बनाए हैं। पहला बताता हूं, मतदान की पात्रता क्या है। भारत में हर नागरिक को मतदान का अधिकार है, बशर्ते वो 18 साल या उससे अधिक आयु का हो। नागरिक को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी एक वैध मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी की आवश्यकता होती है। आप आधार कार्ड से भी अब वोटिंग की जा सकती है। मतदान केंद्र पर उपस्थिति। मतदान केंद्र पर जाने के समय आपको अपनी पहचान साबित करनी होती है और इसे वोटिंग बूथ पर चुनाव अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से मतदाता की पहचान में गड़बड़ी या भेदभाव ना करे। वोटिंग के दौरान कपड़े या बुर्का पहनकर मतदान, जो हम मेन पॉइंट जिसकी चर्चा कर रहे थे, वो यहां पे आता है। भारतीय चुनाव कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अपने पहनावे के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात महिलाएं बुर्का पहनकर भी मतदान कर सकती हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिए हैं कि जब मतदान केंद्र पर आप पहुंचे तो आपकी पहचान आसानी से की जा सके। यदि कोई महिला बुर्का पहनकर मतदान करने आती है तो चुनाव अधिकारी, जो कि महिला होगी, महिला अधिकारी से उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसलिए अगर आप बुर्का पहनकर मतदान करने जाएं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास अपनी पहचान प्रमाण पत्र, वोटर आईडी या अन्य कोई भी दस्तावेज हो। यदि जरूरी हो तो पहचान के लिए महिला चुनाव अधिकारी से मदद ले जा सकती है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान हैदराबाद सीट से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में माधवी लता एक बूथ में जाकर कुछ महिलाओं के बुर्का उठाकर उनका चेहरा और उनका वोटर आईडी का मिलान कर रही थी, चेक कर रही थी। माधवी लता पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 171C, पब्लिक सर्वेंट को रोकने के लिए 186 और 501C के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत भी केस दर्ज किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि माधवी लता कोई निर्वाचन अधिकारी नहीं बल्कि एक प्रत्याशी है और उनको यह अधिकार नहीं है। हालांकि माधवी लता इस बारे में कहती हैं कि एक प्रत्याशी को यह अधिकार है कि वो बूथ में जाकर वो जांच कर सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो भारत में कोई भी व्यक्ति जो मतदान करने योग्य है, चाहे वो बुर्का पहनकर हो या सिर पर पल्लू किए हो या ना किए हो किसी अन्य पहनावे में, उसे मतदान का अधिकार है।
बशर्ते चुनाव अधिकारी उसकी पहचान को सत्यापित कर सके। अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे काफी संख्या में पर्दानशीन बुर्का पहने हुए महिला मतदाता वहां पहुंचते हैं तो अधिकारियों को उनकी पहचान के लिए खास व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें एक अलग कमरे में महिला मतदान अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि गोपनीयता और शालीनता बनी रहे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए जो जारी की जाती है हैंडबुक, वो कहती है कि अलग कमरे या स्पेस के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध लेकिन सस्ता विकल्प हो। नियम कहता है कि जहां भी चेहरा ढके हुए महिला वोटर आ रही हैं वहां कम से कम एक महिला पोलिंग ऑफिसर की नियुक्ति वहां पर जरूर की जानी चाहिए। एक किताब बहुत शोध के बाद लिखी गई जिसका नाम है हाउ इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एट द मेकिंग ऑफ द यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। इस किताब की जो लेखिका है वो है डॉक्टर ऑर्नेट शनी। उन्होंने इस किताब में भारत में महिलाओं की वोटिंग को लेकर बहुत सारी ऐसी जानकारियां लिखी हैं जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी। आजाद भारत में वोटरों की संख्या 5 गुना तक बढ़कर करीब 17 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई थी। इसमें से करीब 8 करोड़ यानी कि आधी आबादी महिलाओं की थी। इनमें से करीब 85% महिलाओं ने कभी वोट ही नहीं कास्ट किया। दुर्भाग्य से कभी 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा देने पड़े क्योंकि उन्होंने अपने नाम ही नहीं बताए। डॉक्टर शनी लिखती हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों ने यह तर्क दिया था कि सार्वभौमिक मताधिकार भारत के लिए सही नहीं होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में चुनाव सीमित तौर पर होते थे जिसमें धार्मिक, सामुदायिक और व्यावसायिक धाराओं के तहत बांटी गई सीटों में उम्मीदवार खड़े होते थे। कुछ वोटरों को ही मतदान करने की इजाजत होती थी और अंग्रेजों ने उस मताधिकार से महिलाओं को वंचित रखा था। खुद मैंने इसके आपको शुरुआत में बताया कि वो तमाम देश जो अपने आप को आज लोकतंत्र का बड़ा मूर्त और पर्याय बनाते हैं, उन्होंने भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने में बहुत टाइम लगाया, बहुत देर कर दी। लेकिन हिंदुस्तान में जिस समय हम लोगों को आजादी मिली उसी के बाद तुरंत हमने अपने यहाँ की देश की महिलाओं को इसका मताधिकार दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत सारे कैंपेन चलाने पड़े ताकि महिला वोटर सामने आए, वोटिंग अपनी वोटर आईडी बनवावे, अपना नाम दर्ज कराए और जाके पोलिंग बूथ पर अपने मतदान का प्रयोग करें। जब आज जाकर यह नौबत आई है इतने सालों के बाद कि आज महिलाएं बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रही हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की लग रही है और देश की आधी आबादी आज अपने मताधिकार का खुलकर प्रयोग कर रही है। धन्यवाद।